अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमने स्टार्ट लिया हुआ था ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जिनसे हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमने क्या देखा था, हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है बेसिकली। तो वर्नियर कैलिपर की जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है जो आज हमने पढ़ना है ये भी इंतहाई उसी तरीके का इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी अपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वर्नियर कैलिपर को बेसिकली हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसे इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है। तो उसका हमने जवाब दिया था कि हमारे पास जब छोटी छोटी लेंस आ जाती हैं तो हम उनको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये भी हम सेम उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बट क्या है कि इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा है। यानी कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था, जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर देखा है उन्हें पता है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जितनी कर सकता है वो क्या है 0.1 मिलीमीटर। बट स्क्रू गेज कितनी मेजरमेंट करेगा, स्क्रू गेज करेगा 0.01 मिलीमीटर। तो कौन ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली स्क्रू गेज है क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज क्या है, बेसिकली एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू मेजर द स्मॉल लेंस। स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं विद द एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ठीक है, यू शेप्ड मेटल फ्रेम कौन सा है, ये वाला जो यू बना हुआ है ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि स्टड। तो ये जो स्टड है, स्टड, इस चीज को हम स्टड कह रहे हैं और इसकी नेमिंग मैंने साथ की हुई है। ठीक है, ये स्टड यहाँ पर लगा होता है, इसके साथ यू शेप के साथ एक साइड पर ये स्टड लगा होता है। ठीक है, इस स्टड का आगे मैं आपको मकसद भी बताता हूँ। उसके बाद आगे क्या है कि हॉलो सिलेंडर या स्लीव है, यानी कि इस यू शेप के दूसरी तरफ ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये स्लीव है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, ये खाली सिलेंडर है एक। और इस सिलेंडर के ऊपर क्या चीज गिवन होती है, इस सिलेंडर के ऊपर आपको एक मिलीमीटर में स्केल मिलेगा, यानी कि आपको एक स्केल लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो किस में है, मिलीमीटर्स में है। ठीक है, तो मिलीमीटर स्केल हो गया। और इसी के हॉलो सिलेंडर के ऊपर एक लाइन है, यानी कि ये जो सेंट्रल लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जिसके ऊपर स्केल की नेमिंग्स दी हुई है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, थिम्बल। जी तो थिम्बल क्या चीज है, थिम्बल बेसिकली ये आपको जो सिलेंडर नजर आ रहा है बड़ा सा, ये एक स्मॉल सिलेंडर है जिसे हम स्लीव कह रहे हैं। और ये जो बड़ा सिलेंडर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम थिम्बल कहते हैं। ठीक हो गया। और थिम्बल के ऊपर ये अटैच होता है साथ इसके सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये जो स्केल है ये सर्कुलर स्केल है। और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं, इसके ऊपर 100 डिवीजन्स हैं। यानी कि ये जो ऊपर आपको रीडिंग्स नजर आ रही हैं ये 100 डिवीजन्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज आपको थिम्बल के साथ ही अटैच एक मिलेगा स्पिंडल, थ्रेड एंड लाइट स्पिंडल आपकी बुक में लिखा हुआ है इसका नाम। ठीक है, ये स्पिंडल क्या है, ये स्पिंडल बेसिकली ये वाला हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये सारा इसके अंदर है। ये जो आपका थिम्बल है, थिम्बल के अंदर है स्पिंडल। और जिस टाइम आप थिम्बल को मूव करेंगे तो आपका स्पिंडल भी ऑटोमेटिकली मूव होगा। ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये इस तरफ मूव होगा। ठीक है, यानी कि ये टाइट होगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये क्या होगा, लूज होगा। ठीक हो गया, ये चीज अब आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, अब आपको ये सारी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई है। ठीक है, और यही कंस्ट्रक्शन आप अब स्क्रीन पर देखिए एक बार। तो स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक स्क्रू गेज। ये जो स्क्रू गेज का फ्रेम मार्क किया गया है इसे हम कहते हैं यू शेप्ड मेटल फ्रेम। इसके साथ एक साइड पर एक स्टड अटैच है और दूसरी साइड पर एक स्पिंडल अटैच है। और ये स्पिंडल जो है ये मूवेबल स्पिंडल है, ये मूव कर सकता है।
और इसी स्पिंडल की दूसरी तरफ यानी कि यू शेप की दूसरी तरफ आपको एक स्केल नज़र आ रहा है जिसे हम मेन स्केल कहते हैं। और ये मेन स्केल जिसके ऊपर बना हुआ है इसे हम स्लीव कहते हैं या फिर हॉलो सिलेंडर भी कह सकते हैं हम इसको। इसी के साथ आपको दरमियान में एक लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर स्केल की मार्किंग हुई है। इस दरमियान वाली लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। जी तो अब ये जो पोर्शन मार्क किया गया है इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये मूव करता है और इसके ऊपर टोटल जो डिवीजन्स हैं वो 100 डिवीजन्स हैं। और अब जो पोर्शन मार्क किया गया है इसे हम कहते हैं थिम्बल, और थिम्बल के अंदर स्पिंडल भी मूव करता है इसके साथ साथ। और ये जो पोर्शन अब मार्क किया गया है इसे हम कहते हैं रेक्टेक। रेक्टेक को मूव करें या थिम्बल को मूव करें एक ही बात है, उसका मकसद ये है कि हम मूव कर रहे हैं स्पिंडल को। तो सर्कुलर स्केल जिस वक्त अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उस वक्त स्पिंडल जो है वो 1 मिलीमीटर का फासला तय करता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये क्या है? ये जब आपको मैंने ये थिम्बल और स्पिंडल समझाया तो अब थ्रेडेड लाइक स्पिंडल का क्या मतलब है, यानी कि ये जो स्पिंडल है ये थ्रेडेड लाइक कैसे है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट्स इस तरीके से है कि ये जो स्पिंडल यहाँ पर अंदर फिक्स हुआ है इसके अंदर कुछ थ्रेड्स हैं, ठीक है, और उन थ्रेड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो जब आप इस थिम्बल को मुकम्मल घुमाते हैं यानी कि 1 रोटेशन पूरी होती है, 1 रोटेशन मींस के इंडेक्स लाइन पर अगर अभी 70 है तो वापस घूमकर जब 70 आएगा यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट हुई, तो 1 रोटेशन के कंप्लीट होने के बाद जो ये स्पिंडल मूव करता है वो 1 मिलीमीटर मूव करता है। तो इससे क्या बात वाज़ेह होती है? इससे बात ये वाज़ेह होती है कि इसके अंदर स्पिंडल के अंदर यहाँ पर जो थ्रेड्स हैं उनके आपस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 1 मिलीमीटर है। तो यही चीज जो है ये पिच है। ठीक है, पिच क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स, यानी कि इस स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड्स हैं यानी कि इस थिम्बल के अंदर यहाँ पर जो स्पिंडल है, आपको मैंने बताया ना कि ये जो स्पिंडल है ये इस थिम्बल के अंदर वाली साइड पर मौजूद है। ठीक है, और इसमें अंदर जो थ्रेड्स की सेटिंग हुई है वो इस तरीके से सेटिंग हुई है कि 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स यानी कि एक के बाद जो दूसरा थ्रेड आ रहा है उन हर 2 थ्रेड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पिच, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज ऑन स्पिंडल। ठीक हो गया। और ये कितनी होती है? ये नॉर्मली तकरीबन 1 मिलीमीटर ही होती है। तो इसीलिए जब हम इसको मुकम्मल घुमा लेते हैं यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो ये जो स्पिंडल मूव करता है, स्पिंडल 1 मिलीमीटर मूव करता है, यानी कि इसे फुल घुमाने से 1 रोटेशन के बाद ये स्पिंडल सिर्फ 1 मिलीमीटर मूव करता है। ठीक है, और क्यों 1 मिलीमीटर मूव करता है? क्योंकि ये इसकी पिच 1 मिलीमीटर है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको पता चल गया कि इसकी सारी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। एक इसमें मेन स्केल है और एक जो है वो सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स दी हुई है वो मिलीमीटर में दी हुई है और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं वो 100 डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स। ठीक हो गया, ये बात अब आपको क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हमें फार्मूला गिवन होता है जैसे उसमें वर्नियर कैलिपर में भी गिवन था, और इसके अलावा आप एक और तरीके से भी इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने खुद से एक क्वेश्चन बनाया। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड में आ भी सकता है ये क्वेश्चन इस किस्म का कि हाउ कैन वी फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला को इस्तेमाल किए बगैर हम इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई है। लिखा हुआ क्या है कि अ थिम्बल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, कि जब थिम्बल एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, ये वाला जो थिम्बल है ये वाला, ये अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, तो क्या होता है कि 100 डिवीजन्स पास थ्रू द इंडेक्स लाइन। तो क्या हो रहा है कि इंडेक्स लाइन के ऊपर से पूरी के पूरी जो 100 डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन जो हैं इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल के ऊपर, ये 100 की 100 डिवीजन्स मूव करती हैं, पास करती हैं इस इंडेक्स लाइन से। यानी कि 70 है ना, तो वापस मूव करके दोबारा जब 70 आएगा तो कितने डिवीजन्स ने मूव किया? 100 डिवीजन्स हैं, सब की सब ने मूव किया। तो जब सब की सब पास करती हैं इंडेक्स लाइन से
एंड अ थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल। तो क्या होता है कि ये जो थिम्बल है ये कितना मूव करता है, ये सिर्फ 1 मिलीमीटर मूव करता है इस मेन स्केल के ऊपर। ठीक हो गया। तो 100 डिवीजन्स जब मूव कर रही हैं, जब 100 डिवीजन्स पूरी हो रही हैं, तो तब कितना फासला तय हो रहा है, 1 मिलीमीटर का तब फासला तय हो रहा है। ठीक है। तो thus each division on the circular scale crossing index line moves a thimble through 1/100 और 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि जब 100 की 100 डिवीजन्स ने कंप्लीट की अपनी 1 रोटेशन, तो उन्होंने कितना फासला तय किया, 1 मिलीमीटर। यानी कि हर डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की जो क्रॉस कर रही है इंडेक्स लाइन को, हर डिवीजन क्रॉस कर रही है ना इंडेक्स लाइन को, तो वो थिम्बल को कितना मूव करती है, 1 डिवीजन। अब मैंने क्या कहा था कि 100 डिवीजन्स जो मूव कर रही हैं थिम्बल को, ये 100 डिवीजन्स जो थिम्बल को मूव कर रही हैं, कितना मूव कर रही है, 1 मिलीमीटर। तो 1 डिवीजन कितना मूव करेगी, 1 डिवीजन उस 1 मिलीमीटर का भी समा हिस्सा मूव करेगी, यानी कि 1/100। या फिर अगर आप 1/100 लिखें तो ये आपको पता है कि 0.01 मिलीमीटर ही बनता है। तो 1/100 मिलीमीटर का फासला वो तय करवा रहा है आपके इस थिम्बल को। ठीक हो गया। तो अब क्या है कि ये जो 0.01 है ये बेसिकली लीस्ट काउंट है। समझ आ गई आपको ये वाली बात कि ये लीस्ट काउंट किस तरीके से है, ये भी अब हमने फाइंड कर लिया कि 0.01 मिलीमीटर जो है ये क्या है, ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है। ठीक हो गया। अब अगर हम फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना चाहें तो इसका फार्मूला क्या है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है। तो पिच को जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि पिच कितनी है, पिच 1 मिलीमीटर सेट की हुई है हमने, यानी कि थ्रेड्स इस हिसाब से सेट हैं कि अगर आप मूव कर रहे हैं 100 की 100 डिवीजन्स, तो ये जो आपके पास स्पिंडल है ये कितना मूव कर रहा है, ये जस्ट 1 मिलीमीटर मूव कर रहा है, यानी कि हर 2 थ्रेड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 1 मिलीमीटर है। तो पिच कितनी हुई, पिच हुई 1 मिलीमीटर, और डिवाइड क्या करना है हमने, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि इसकी जो नंबरिंग है, इसकी जो डिवीजन्स हैं वो कितनी डिवीजन्स हैं, वो डिवीजन्स हैं 100 डिवीजन्स। तो 1/100 जिस टाइम आप करेंगे तो आपके पास अगेन वही 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, और इसी 0.01 मिलीमीटर को आप 0.001 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशंस हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, ये आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। ठीक हो गया। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आपने फाइंड आउट कर दिया। अब हम देखते हैं कि स्क्रू गेज से हम किसी चीज़ को मेजर कैसे करते हैं, किसी चीज़ की लेंथ वगैरह, ये थिकनेस वगैरह जो भी हमने मेजर करना है वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं, इसमें जीरो एरर, जीरो करेक्शन वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि स्क्रू गेज की वर्किंग क्या है, ये बेसिकली वर्क किस तरीके से करता है। अभी हमने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देखी, कंस्ट्रक्शन देखी, पेश देखी, इसके लीस्ट काउंट देखा, बट उन सब चीज़ों का हम क्या करें जब हमें उसे इस्तेमाल ही नहीं करने आता। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि हम इसे इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके इस्तेमाल का तरीका अब हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स कभी भी हम इस स्क्रू गेज को इस्तेमाल करने लगे हों, ने किसी चीज़ का डायमीटर मेजर करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जीरो एरर चेक करते हैं, यानी कि इसमें जीरो एरर कितना है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वर्नियर कैलिपर को भी जब हमने इस्तेमाल किया था और अब जब हम स्क्रू गेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमने जीरो एरर को चेक करना है। ठीक है, तो जीरो एरर को चेक कैसे करना है, जीरो एरर को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास रेक्टेक गिवन है, रेक्टेक को आप घुमाएं या थिम्बल को घुमाएं, जिस चीज को भी आप मूव करें क्लॉकवाइज, मूव किसने करना है, बेसिकली आप इसे मूव करेंगे तो यहां से ये जो आपका स्पिंडल है ये इस तरफ मूव होगा। जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बेशक रेक्टेक को घुमाएं बेशक थिम्बल को घुमाएं, ठीक है, तो आप जब इसे घुमाएंगे तो ये रीडिंग्स तो मूव करेंगी करेंगी, बट इसके साथ जो अंदर अटैच ये वाला स्पिंडल है, ये स्पिंडल भी यहां पर मूव करेगा। आपने इसको इतना मूव कर लेना है कि ये स्पिंडल और स्टड आपस में बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, ये जिस टाइम आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो गया, आपका स्क्रू गेज बिल्कुल क्लोज हो गया। इस स्क्रू गेज को क्लोज करने के बाद आपने क्या देखना है, आपने ये चीज देखनी है कि क्या ये जो आपके सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन के साथ इक्वली कोइंसाइड कर रहा है। अगर इक्वली कोइंसाइड कर रहा है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। और अगर आपका जीरो जो है
सारा क्लोज करने के बाद आपका जीरो पीछे कहीं रह गया, यानी कि इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंचा, आप इस तरीके से घुमा रहे थे ना, तो आपका जीरो यहाँ कहीं नीचे रह गया, यानी कि पीछे रह गया, इंडेक्स लाइन तक पहुंचा ही नहीं। ये मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है यहां तक पहुंचा ही नहीं। अगर इससे पीछे रह गया तो आप उस जीरो एरर को क्या कहेंगे? आप उस जीरो एरर को कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। और उस पॉजिटिव जीरो एरर को आपने किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, आपने जस्ट देख लेना है कि कितना जीरो एरर आपके पास आ रहा है, यानी कि कितनी डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है आपकी इस इंडेक्स लाइन के साथ, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको ये डायग्राम दी गई है, यहां पर आप देखें तो ये तकरीबन 18 डिवीजन्स पीछे रह गया है जीरो। इंडेक्स लाइन के ऊपर यहां पर जो आपकी डिवीजन आ रही है वो 18th डिवीजन है, यानी कि जीरो आपका 18 डिवीजन पीछे रह गया। इस 18 को क्या करना है? इस 18 को आपने यहां पर नोट कर लेना है और इस 18 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, यानी कि 0.01 मिलीमीटर के साथ आप करवा दें बेशक, ठीक हो गया। इसके साथ आप जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.18 मिलीमीटर आ जाएगा। और ये इस चीज को आप डिनोट कर लें, साइड पर लिख लें कि ये आपका क्या है? ये आपका जीरो एरर है, ठीक है। और अभी आपका ये कौन सा जीरो एरर था? ये मैंने आपको बताया कि ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव जीरो एरर को आपने सॉल्व आउट कैसे करना है कि जब आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हों, पूरी आप मेजरमेंट्स ले चुके हों सिंपल तरीके से, तो आप पॉजिटिव जीरो एरर को हमेशा माइनस करेंगे आंसर में से, और जो नेगेटिव जीरो एरर होगा उसे आप हमेशा आंसर में प्लस करेंगे। यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसे आपने आंसर में से निकालना है, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसे आपने आंसर में ऐड करना है, ठीक हो गया। ये चीज अब आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपका जीरो जो है ये पीछे रहने की बजाय अगर आगे निकल जाए इंडेक्स लाइन से, जब आपने इस स्पिंडल को स्टड के साथ मिलाया, आप इसमें इन दोनों को आपने मिला दिया, तो अगर आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है ये इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाए, यानी कि आगे निकल जाए, तो जितनी डिवीजन ये आगे गया होगा वो उस डिवीजन को आपने नोट कर लेना है। जैसे कि ये देखें, आपको ऊपर डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम में कितने डिवीजन्स ये आगे निकल गया जीरो? ये तकरीबन 5 डिवीजन्स आगे निकल गया। तो आपने क्या करना है? आपने उस 5 को नोट कर लेना है अपने पास, उस 5 को आपने ऐसे अपने पास नोट कर लेना है, उस 5 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट के साथ आप मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर। और इसको आपने अलग से नोट कर लेना है। ये वाला एरर कौन सा था? ये वाला एरर था नेगेटिव जीरो एरर, और इस नेगेटिव जीरो एरर को आप क्या करेंगे? आंसर में से माइनस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि जीरो एरर और जीरो करेक्शन को तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम किसी भी चीज की मेजरमेंट करते कैसे हैं स्क्रू गेज से, ठीक है। तो चलिए ये जो मेजरमेंट करनी है हमने, ये हम कहाँ से देखते हैं? ये हम आपकी एग्जाम्पल 1.2 से देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1.2 में ये आपको कह रहा है कि ये आपको एक वायर दी गई है और इस वायर का आपने क्या करना है? डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो इस डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको वायर को यूज ही नहीं करना, अपने वायर को साइड पे रखना है। इसको बंद करके आपने क्या चेक कर लेना है? जीरो एरर चेक कर लेना है। जितना जीरो एरर है उसको आपने इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया था, अपने साइड पर नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको ओपन करना है, स्प्रिंगल को ओपन करना है, स्टड से थोड़ा सा खोलना है, ठीक है। और इसके दरमियान आपने रखनी है वायर, और इसको दोबारा से क्लोज कर लेना है, टाइटली क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। आपने क्लोज कर दिया। जो आपको डायग्राम दी गई है बोर्ड के ऊपर, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक वायर को सेट कर लिया स्क्रू गेज के अंदर, और अब हमने उसका क्या फाइंड करना है? अब हमने उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। हमने वायर का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने वायर को इसके अंदर फिक्स कर लिया स्क्रू गेज के अंदर, और इसे टाइटली क्लोज कर दिया। टाइटली क्लोज करने के बाद अब हमने क्या देखना है? अब हमने स्क्रीन के ऊपर देखनी है रीडिंग्स, यानी कि रीडिंग्स क्या क्या आ रही हैं हमारे पास। अब हमने रीडिंग्स को नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको जो रीडिंग गिवन है वो गिवन है मेन स्केल की, जो रीडिंग आपको गिवन है वो गिवन है 1, ठीक है। मेन स्केल के ऊपर आपको 1 मिलीमीटर के अलावा और कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है? 1 को यहां पर नोट डाउन कर लेना है डायमीटर के लिए, ठीक है। डायमीटर के लिए आपने 1 को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद अब अगर आप देखें कि आपको जो सर्कुलर स्केल के ऊपर रीडिंग नजर आ रही है, जो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, वो रीडिंग क्या है? वो रीडिंग है 85,
ठीक है, 85 डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ डायरेक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो इस 85 को आप यहां पर साइड पर नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। और इस 85 को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, विच इज 0.01 मिलीमीटर। और इसे जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.85 मिलीमीटर, ठीक हो गया। ये 0.85 मिलीमीटर जो हो गई ये आपके सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, और ये जो रीडिंग है ये मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने टोटल डायमीटर फाइंड करने के लिए, टोटल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल को एमएस लिखूंगा और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसे मैं CS लिखूंगा, सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग को आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ ऐड अप कर देना है। मेन स्केल के ऊपर आपकी क्या रीडिंग आई थी, 1, ठीक है, 1 को आप नोट डाउन कर ले। और उसके बाद जो सर्कुलर स्केल के ऊपर आपकी रीडिंग आई थी वो आई थी लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.85। तो आपने क्या लिखना है, 0.85 लिख लेना है यहां पर। तो अब आपके पास यहां पर क्या आ गया आंसर, 1.85, ठीक हो गया। तो 1.85 जो है ये टोटल डायमीटर ऑफ वायर है। ये जो आपको वायर दी गई है इस वायर का टोटल डायमीटर कितना है, ये जो रीडिंग्स आपको दी गई है इसके हिसाब से 1.85 इसका डायमीटर है, ठीक हो गया। तो अब हम अगर हम सपोज करें कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था इसमें कुछ एरर भी था, ये तो अभी हमने जो सॉल्व किया हमने जस्ट ऐसे सॉल्व किया कि इसमें कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम सपोज करें कि इसमें कोई एरर भी था तो एरर वाली जो पहले आपको मैंने 2 डायग्राम्स दिखाई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, वही मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, वो आप दोबारा देख लीजिए, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। तो अगर यहां पर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने इस पॉजिटिव जीरो एरर को आपने आंसर में से माइनस करना है। यहां पर कितना पॉजिटिव जीरो एरर है, यहां पर तो 18 डिवीजन हमको नजर आ रही है, मगर मैंने आपको बताया था कि इस 18 डिवीजन को आपने क्या करना है, 18 डिवीजन को आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 0.18। तो 0.18 को आपने, पॉजिटिव जीरो एरर आपके पास आ रहा है 0.18, क्या आप उसे ऐड करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ऑफ कोर्स आप उसे आंसर में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो जब आप उसे आंसर में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा टोटल डायमीटर, ठीक हो गया। वो आंसर उस सूरत में डायमीटर होगा अगर आपके पास जीरो एरर है, तो अगर जीरो एरर नहीं है तो फिर तो यही वाला आंसर जो है 1.85 वही इनफ है, वही फाइनल आंसर है। और अगर आपको ये वाली डायग्राम में दिखा दूं तो इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, इस डायग्राम में जो जीरो है वो क्या आगे गुजर गया है या पीछे रह गया है, ऑफ कोर्स यहां पर आगे गुजर गया है। और कितने डिजिट्स आगे गुजर गया है, 5 डिजिट्स आगे गुजर गया है। तो आपने क्या करना है, आपने 5 डिवीजन जो आपके पास आई है इस 5 को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है लीस्ट काउंट के साथ, 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो जीरो एरर था ये कौन सा था, ये पॉजिटिव जीरो एरर था या नेगेटिव जीरो एरर था, ये ऑफ कोर्स नेगेटिव जीरो एरर था। और इस नेगेटिव जीरो एरर को आपने क्या करना है, जब आपने इसको आंसर के साथ सॉल्व आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसे ऐड अप करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। नेगेटिव जीरो एरर था, नेगेटिव जीरो एरर को आप ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद आप क्या लिखेंगे कि -0.05 और यहां पर आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वही होगा आपका टोटल डायमीटर। तो ये आपको मैंने तकरीबन एग्जांपल 1.2 मुकम्मल सॉल्व करवा दिया सिंपल तरीके से। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं हुआ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ। इस वीडियो को आप गौर से देखें, गौर से समझें, आपको हर एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। मैंने हर चीज़ समझाई है, अच्छे से समझाई है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।